इन देश के सारे मोतियों को एक धागे में पिरो के रखे। आज भारत का युवा या प्रदेश का युवा अपन देख घरों में बैठा है, डिग्रियां हैं उनके पास, बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम जो भी है, उनकी डिग्रियां कहीं ना कहीं उनको काम दिलाने में सक्षम नहीं है। उनको फिर जनता उसी तरह का जवाब भी देती है। चाचा विधायक है हमारे, हम किसी से क्यों डरे। एक सीरीज है चचा विधायक। तो आपके भी परिवारजन हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं शायद, मैंने जहाँ तक सुना है, देखा है। एक बार एक केस मैंने देखा था कि आपके परिवार से कोई है, हर्ष फायरिंग करते हुए उनका नाम आता है, हथियार लहराते हैं वो, लेकिन उन पे केस भी होता है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ऐसा कहा जाता है कि चाचा विधायक है, कोतवाली भी इनकी, सब कुछ इनका, पुलिस महकमा इनका, उन पे कार्रवाई क्यों होगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, एंड आई लाइक टफ क्वेश्चंस। एक भीड़ एक आदमी को मार रही है, 4 आदमी फ़ोन बना के लेके वीडियो बना रहे हैं, पर वो ये नहीं कहते कि यार हम बचाएं, मैं बचाऊंगा ना इसको, यार भाई क्यों मार रहे हो, बात तो करो। नहीं सर, आप मुस्लिम, मैं हिंदू, ना आपके कोई सींग है ना मेरे सींग है, लेकिन जब आप कट्टर हो गए या मैं कट्टर हो गया, मेरे भी सींग निकलेंगे, आपके भी, अपन दोनों लड़ रहे हैं उनसे। ये बीज ही राजनीति ने बोए हैं जनता के दिलों के अंदर। पारिक ने अली को थप्पड़ मारा, एक मुस्लिम समुदाय के लोग ने एक हिंदू को मारा, रामलीलाएं होती थी, हम इतने दिन से बच्चे थे और हम दरी लेके जाते थे कि और पहले जाके बैठ जाते थे कि अच्छा स्पोर्ट हमें मिले। We used to enjoy like anything। कानून व्यवस्था लचर है बिल्कुल, पेपर दिन ब दिन लीक पे लीक हो जा रही है, युवाओं के साथ कुठारघात हो रहा है। विधायक हैं, उनके परिजन कहीं ना कहीं अपराधों में इन्वॉल्व है, किसी भी हत्या का चार्जेस है, कोई अभियन को पीट रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ग्रुप्स के द्वारा, भीड़ के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। नमस्कार, मैं रितेश पारिक, स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात वाजिब अली साहब के साथ। नगर से विधायक हैं ये, भरतपुर नगर से। इनकी शुरुआत होती है सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं, फिर जामिया होते हुए ये विदेश पहुंचते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वहाँ बिजनेस शुरू करते हैं, और फिर अचानक से पता नहीं क्या कुछ इनके दिमाग में आता है और ये वापस इंडिया आते हैं और चुनाव लड़ते हैं 2013 में, लेकिन चुनाव में विजय नहीं हो पाते। फिर लगातार मेहनत करते हैं 4-5 साल और 2018 में ये बसपा के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और फिर बसपा से कांग्रेस में चले जाते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके श्रीमान वाजिब अली साहब के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका उड़ान साथ साथ में। धन्यवाद आपका पारिक जी, और आपके उड़ान साथ साथ के जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनका भी शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। सर, आपने सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा प्रारंभ की, जहाँ तक हम जानते हैं। जी। फिर जामिया होते हुए आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन फिर वापस आप इंडिया पहुँचते हैं। सर, क्या कुछ मानस होता है कि वहाँ जाते हैं और वहाँ से अचानक से भारत आने का और चुनाव लड़ने का मानस बनता है? पूरी कहानी। मैंने वो जीवन के बड़े सारे दौर देखे। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, मैं किसान का बेटा हूँ। 6ठी क्लास के अंदर तब ABCD की शुरुआत होती थी। फिर धीरे धीरे दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल में पहुँचे, वहाँ शिक्षा मिली। उसके बाद जैसे जैसे रास्ते खुलते गए, विदेशों तक पहुँचे, वहाँ कारोबार भी किया और ऊपर वाले की करम रहा कि खूब कामयाबी मिली। तो एक बहुत सफ़र जो होता है कि सरकारी स्कूल से लेके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ तक का सफ़र मैंने तय किया। इसमें बड़े सारे परेशानियां, मोड़ तोड़ सब देखे। तो मन करता ही है कि अपने क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और तो एक समझ में आया कि राजनीति से जुड़ के आप बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में बदलाव कर सकते हो। उसी उद्देश्य के साथ, उसी मन के साथ मैं 2013 में इसी स्पेस में आया और जनता ने मुझे बिना किसी पार्टी के, बिना किसी अनुभव के बहुत समझा और मेरा बहुत साथ दिया, और मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हार गया। लेकिन जो उनका साथ था वो सिर्फ इस उम्मीद से था कि इनके साथ लगने से चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। उसके पीछे ना कोई जाति थी, ना कोई अनुभव था, ना कोई वादे थे, पर उनका एक बिलीव था कि इस आदमी का अगर हम साथ देते हैं तो हमारी जो जीवन में आज व्यवस्थाएं हैं ये पहले से बेहतर होंगे, एक अच्छा प्रयास होगा। और उसने मुझे और विश्वास दिलाया कि मैं इसी स्पेस में टिका रहा, और फिर मैंने दोबारा चुनाव लड़ा और बहुत बम्पर वोटों से जनता ने मुझे जिताया। ऐतिहासिक से पहले इससे बड़ी जीत कभी नहीं हुई। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, और सिर्फ इसका मकसद यही था कि मैं भी ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहता था, और जनता ने इस बात को समझा और मुझे राजस्थान विधानसभा में भेजा। सर, आप अभी राजस्थान की विधानसभा में हैं, आपने कहा बम्पर वोटों से जनता ने आपको जिताया, आप पे विश्वास किया। सर, आप ऑस्ट्रेलिया रहे हैं तो शायद ही वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं में कोई अभाव होगा। सर, आप वहाँ से यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं में अभाव है। यहाँ पे मेवात आपका पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सर, आपके विधायक बनने के बाद क्या कुछ सुधार हुआ है वहाँ पे? मेरे विधायक बनने के बाद मैंने पूरा असेसमेंट किया, क्योंकि
जब तक आप नहीं बनते हो तो एक आपका अलग परसेप्शन होता है बिल्कुल कि कल से मैं छड़ी घुमाऊंगा और चीज़ें ठीक हो जाएगी। जादूगर। बट व्हेन यू गेट इनटू दिस गवर्नमेंट स्पेस, इसके जो हर्डल्स हैं वो आपको समझ में आते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बीमार है, और तो उसको कैसे ठीक किया जाए, आप कैसे बदलाव लाओ। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक इनको ठीक करने के लिए। और तो इन चैलेंजेस को मैंने लिया, स्कूलों में शुरुआत की कि कैसे वहाँ चीज़ें बेहतर हों। तो स्कूल अपग्रेड हुए हैं, करीब 25 से 30 स्कूल हमारे यहाँ अपग्रेड हुए, उनमें नए नए सब्जेक्ट्स उनमें आए, क्योंकि एजुकेशन जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जो पूरे प्रदेश की साक्षरता दर है उससे आधी उस क्षेत्र में है। बिल्कुल ठीक बात। और उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि वहाँ पे जो शिक्षा के संस्थान हैं, सरकार की मैं बात करूँगा, उनमें रिसोर्सेज ही नहीं रहे। या तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनमें टीचर नहीं है, टीचर है तो उनमें कमरे भी नहीं है। तो एक एजुकेशन का माहौल कैसे बने जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, तो और बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, फिर पिछड़ापन तो है ही। तो उनके लिए कोशिश रही कि कैसे हो, तो रिसोर्सेज डेवलप हुए, कुछ सब्जेक्ट्स भी आए और टीचर्स की भी शॉर्टेज पूरी करने की पूरी कोशिश करी, पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। मैं ये कहूँ तो आज भी हमारे आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि क्योंकि साक्षरता की कमी है, तो लोकल जो लोग आसपास के लोग हैं वो इतने जॉब्स में नहीं है, और दूर के लोग जाहिर सी बात दूर नौकरी नहीं करना चाहते, तो ये भी एक प्रॉब्लम रही। तो एक ओवरऑल सिचुएशन है, उसको प्रूव करने की कोशिश तो हुई है, पहले से बेहतर हुए। ये एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पूरी विधानसभा और सिर्फ 30-30 बेड के 2 अस्पताल थे, तो अब वो चीज़ें बढ़ी हैं, नई PSCs वहाँ पे खुली हैं, सब डिवीज़न हॉस्पिटल वहाँ खुला है, ट्रॉमा सेंटर वहाँ हुआ है। तो भाई मूलभूत सुविधाएं आप इम्प्रूव करोगे तभी जाके आम जनता को राहत मिलेगी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब नए बिजली घर बन रहे हैं, सबसे बड़ा बिजली घर जिले का हमारे यहाँ बन रहा है, और छोटे छोटे सब डिविजन्स में। तो कोशिश नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सिर्फ एक तहसील थी विधानसभा के अंदर, आज अब तहसील से एक दूसरी तहसील बनी, 2 नई और तहसीलें बनी, ताकि लोगों को अपने कामों के लिए बहुत दूर तक का सफ़र ना तय करना पड़े। न्याय जल्दी मिलता है तो न्याय होता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो वक्त पे आपका कोई काम हो जाए, अधिकारी आपको अच्छे से सुन लें, आपकी समस्या का निवारण हो, तो प्रशासनिक दृष्टि से जो चाहे SDM के ऑफिस हो, चाहे वो नगर पालिकाएँ हों, चाहे वो पंचायतें हों, तो उन सब का मैनेजमेंट भी हुआ। और यूथ, हम सबसे युवा देश हैं पूरी दुनिया के, हमारे सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने गांव में देखा होगा कि भाई पहले जो है कि तो भाई जिसके लड़के ज़्यादा होते थे वही मजबूत परिवार होता था, क्योंकि आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ टाइम में होते हो, आप फिजिकली फिट भी होते हो, आप दिमाग से फिट भी होते हो। तो सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है, सेम रेशियो प्रदेश में भी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। हमारा सबसे बड़ा देश का भी दुर्भाग्य ये है और क्षेत्रों का दुर्भाग्य भी ये है। और जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं, वो हम कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रहे, वो कारोबार नहीं कर पा रहे, वो नौकरी नहीं कर पा रहे, तो वो लाइबिलिटी बने हुए देखा जाए तो इन अदर वर्ड्स। तो कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जाए, इसके लिए हम जैसे MLA बने, हमने अपने अधिकारियों को बुला के कि भाई यहाँ लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ है, सरकारी लैंड कहाँ अवेलेबल हो सकती है। तो हमने खुद ने प्राइवेटली ढूंढ के अधिकारी बुला के सर्वे कराए और रिको को प्रपोजल भिजवाए कि आप यहाँ खोलिए इंडस्ट्रीज़, हमारे यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मस्टर्ड हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ बताई। और CM साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे यहाँ पे 650 बीघा के अंदर रिकॉग्निशन एरिया डेवलप करने का प्रस्ताव है, और उसको फिर कनेक्टिविटी करने के लिए जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ये मेरी विधानसभा से होकर गुजरता है, बिल्कुल कोने से हल्के से होकर गुजरता है। तो इसके 20-30 किलोमीटर आगे भी एग्जिट है, पीछे भी एग्जिट है, हालांकि फिर भी हमने CM साहब से कोशिश करके, उन्होंने स्पेशल केंद्र सरकार से संपर्क करके एक एक्सप्रेसवे पे एग्जिट जो है वो मिल गया है हमें। तो कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, आपकी अप्रोच अच्छी होगी, तो ही आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएंगी। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, हो सकता है बहुत आम आदमी को डायरेक्ट समझ में ना आती हो, लेकिन ये जब तक आपके बेस मजबूत नहीं होंगे, सर्विसेज मजबूत, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, बाकी चीज़ें आपके पास में नहीं आ पाएंगी। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गहलोत साहब का,
जिन्होंने हमारी विधानसभा की जो ज़रूरतें थी उनको हमारे द्वारा समझा और अब कॉलेजेस खोले हमारे यहाँ। पहले कॉलेजेस भी खुले हमारे यहाँ पे, दो नए कॉलेज खुल गए। तो हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के लिए काम हुआ है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं थी जब से ये विधानसभा बनी है नगर, उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 सालों में खड़ा हो चुका है। तो उसके लिए आप सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वक्त में ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में प्रभाव डालेंगी और आगे प्रभाव बढ़ेगा। सर, आपने यूथ की अभी बात की। अपना देश युवा है और युवा देश की पहचान है। आप भी यूथ हैं, लेकिन सर आज भारत का युवा या प्रदेश का युवा अपन देख घरों में बैठा है, डिग्रियां हैं उनके पास, BA BSc MSc BCom जो भी हैं, उनकी डिग्रियां कहीं ना कहीं उनको काम दिलाने में सक्षम नहीं है। सर क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी कमज़ोर हुई है, कम हुई है, ये हम सब समझते हैं इस बातों को। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हर चीज़ डिग्री भी नहीं सिखाई आपको। आदमी डिग्री से ज़्यादा आदमी काम पे सीखता है। और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी जब तक हम लोग स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को नहीं ग्रो करेंगे। क्योंकि हर एक कंपनी यहाँ पे विप्रो इन्फोसिस नहीं हो सकती। जो छोटे जो बिजनेस हैं, जो लघु उद्योग है, जो 10 20 30 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इनको जब तक सपोर्ट ना मिले, ये ग्रो ना हो, वो गांव के अंदर आपका इन्फोटेक ऑफिस तो खुलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ तो क्या होता है कि वहाँ की लोकल जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ का छोटा बिजनेस है जो 10 20 30 आदमी को रोजगार दे सके। धीरे धीरे इसी तरह से नेटवर्क बढ़ेगा। क्योंकि हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी सरकारों की विफलता रही कि हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको हम लोग मदद नहीं कर पाए। लोन देने की बात होती है, ये वो मिल जाएगा, चाहे केंद्र की हज़ारों योजनाएं हैं, लेकिन अब धरातल पे देखेंगे तो वो कुछ नहीं हो पाती। बैंक्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती। अडानी को लोन चाहिए तो फ़ोन पे मिल जाएगा। आप एक युवा हो, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हज़ार चक्कर काटते रहिए, लोन मिलना आपके लिए छोटा आसान है। तो हम कैसे स्टार्टअप्स करें? तो ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। और अगर हमें अपने यूथ के जो पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है तो हमें इस सेक्टर में, मुझे लगता है, ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जो अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं बच्चे, नौकरियाँ मिल रही हैं, लेकिन जिस नंबर्स में हमारे पास यूथ है, उस नंबर्स में जॉब हम क्रिएट नहीं कर पाए। और बड़ी कंपनी तो जितनी कर रही है उतनी कर रही हैं, पर बाकी जो छोटे लेवल पे जो क्रिएट होंगी जॉब्स, उनसे हम लोग एम्प्लॉय होंगे, ताकि वो बिजनेस भी ग्रो करेगा, इसके घर में भी छोटी आमदनी आएगी, तब जाके हमारी इकोनॉमी भी सस्टेन कर पाएगी। तो ये कमी रही कि गवर्नमेंट्स जिस अनुपात में हमारे युवा बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में हम लोग जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए। सर आपने ये बात कही, लेकिन आज जो युवा देखे, अपन ग्रामीण अंचल की अपन विशेष बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, सरकारी नौकरी सबसे बड़ा एक तोहफा मानते हैं कि सरकारी नौकरी लग गया बच्चा, मतलब बहुत कुछ हासिल कर लिया। सही बात है, बहुत कुछ हासिल कर लिया। वो MNCs में काम करने लायक शायद नहीं होता ग्रामीण अंचल का आज भी स्टूडेंट जो है। सर क्या कुछ वहाँ पे क्या सुधार हो सकते हैं कि वो ग्रामीण अंचल का गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है, वो स्टूडेंट शायद बेंगलोर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता या फॉरेन जाके पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या कुछ हो सकता है सर? हाँ, उसी संदर्भ में मैंने बात की। जैसे हम अपनी बात करें तो जिस विधानसभा में आता, वहाँ फर्नीचर का बड़ा काम होता है, छोटे छोटे उद्योग हैं। तो अगर वो लघु उद्योग जब डेवलप होंगे तो उन्हें कम पढ़े लिखे लोग भी काम वहाँ चल जाएंगे, क्योंकि लोकलिटी का मामला होगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा आपके लिए, और तो दूर नहीं जा सकता आदमी। सही बात है। जब अपने गांव के पास अगर आपको कम पैसे की नौकरी भी मिलेगी तो आप कर पाएंगे। जैसे अभी हम बात करते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, मजदूरी जो होती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, चाहे 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, अगर आप शहर में जाके करोगे तो आपका आधा तो आपको किराया लग जाएगा। लेकिन अगर आपके वो 20-30-35 किलोमीटर में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपने परिवार को सस्टेन कर सकते हो। तो रूरल एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ कैसे डेवलप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीएम साहब ने कहा लगभग हम लोग हर विधानसभाओं के अंदर, हर ब्लॉक्स के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का एक कोशिश चल रही है। तो वो अच्छी बात है। जहाँ जहाँ हर रूरल एरियाज़ में जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे तो वहाँ के जो लघु उद्योग हैं उनको कुछ, जब इंडस्ट्रियल डेवलप होता है तो वहाँ पे बिजली, पानी, जो बेसिक सुविधाएं हैं ये सरकार डेवलप करके देती है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। तो इस कदम में अच्छे प्रयास हों और मजबूती से धरातल पे ये कोशिशें जो हैं वो आएँ, तो हमें उम्मीद है पहले से बेहतर हो सकता है। सर मंत्रियों का रवैया ठीक नहीं रहता, वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी भर के लिए विधायक रहेंगे,
या उन वो काम करना तो दूर है, उनसे मिलना भी मुश्किल काम है, ये आप ही के शब्द हैं और शायद कहीं ना कहीं ये सही भी है। आज ग्रामीण अंचल से जो व्यक्ति आते हैं, उनके कार्यकर्ता, वो मिलना भी मुश्किल होता है, उनके घर के अंदर एंट्री भी बड़ी बात है। अभी हाल ही का एक वीडियो है, ममता भूपेश मंत्री जी थे, उनके घर से एक महिलाओं को उनके प्रहरी ने डांट फटकार के भगा दिया था। सर, ये अहम आ जाता है एक सरकार में पद मिलते ही, क्या वजह मानते हैं आप, क्या है? क्योंकि हमने ही वोट दिया, हमसे मिलने को वो आदमी फ़ोन नहीं उठाते या हमें करके भगा ये देते बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कहूँ जनता का या क्षेत्र का या देश का, कि हमारे जो सेवक हैं, मैं सेवक हूँ, जब हम वो आपसे वोट मांगने जाते हैं तो हम सेवक ही बन के वोट मांगते हैं आपसे, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप जनता की नौकरी करना चाहते हैं, और पद आने के बाद, वो नौकरी मिलने के बाद हम उन्हीं लोगों से दूरियां बनाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, और ये जो गैप है, इसी ने शायद हमारे देश को पीछे रखा है, क्योंकि लगता है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता तो हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम चुने ही उस काम के लिए गए हैं, और अगर उससे आप दूरी बना लोगे तो फिर आप वो काम सही से कैसे कर पाओगे। तो ये दुर्भाग्य है। अगर कहीं भी ऐसा होता है तो वो बुरी बात है। अब हम और के बारे में तो खैर क्या बोलें, पर हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है इस गैप को कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से मिलते हैं, चाहे वो रात को कितने भी लेट हो जाए, चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हो, और जनता की बात सुनी जाए और कोशिश की जाए। सभी चीज़ों का समाधान किसी नेता के पास भी नहीं होता, क्योंकि लॉज हैं, सिस्टम है, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से निपट जाती हैं। तो ये पूरी कोशिश होती है इस बारे में। अब जो करते हैं उनको फिर जनता उसी तरह का जवाब भी देती है। सर, आप बसपा से चुनाव जीतते हैं और फिर कांग्रेस में चले जाते हैं, तो सर हृदय परिवर्तन कैसे क्या होता है? देखिए, हाँ, हमने चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, और प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उनकी नीतियों के खिलाफ हम चुनाव लड़े, और बसपा की भी सोच, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच कोई बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। हम सब लोग सब एक साथ की बात करते हैं। जो दलित पिछड़े, जो पिछड़े लोग हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी हो, उनके उत्थान की बात करते हैं। तो हम लोग बस बहुजन समाज पार्टी से चुनकर आए, और चुन के आने के बाद हमने देखा कि अगर सरकार का हिस्सा अगर आप नहीं बनेंगे, तो जिस उम्मीद से आप चुनकर आए हैं जनता के, वो कि जिसने पार्टी को वोट दिया है उसने भी ये उम्मीद में ही दिया है कि ये हमारा काम अच्छा करेगा, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करेगा। तो हम आज भी उन्हीं पॉलिसीज़ को लागू कर रहे हैं, चाहे वो बराबरी की बात हो, चाहे वो हो। तो वो पॉलिसीज़ आप, अगर आपको दूसरी पार्टी में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी आप कर सकते हैं। तो हृदय परिवर्तन की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। हृदय आज भी वही है जहाँ जब बसपा के साथ भी है। हमेशा हम सम्मान करते हैं अपनी पार्टी का, बहन मायावती जी का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन सेम टाइम में प्रदेश के अंदर जो ऐसी स्थितियाँ थी उस वक्त, और जनता के काम होने की जो ज़रूरतें थी, उनको पूरा करने के लिए हमने ये कदम उठाया, और हम उसमें सक्सेस हुए। जो इतने सारे विकास के काम है, उसके अलावा नहीं हो सकते थे। तो अधिकतर राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि चाचा विधायक हैं हमारे, हम किसी से क्यों डरे। आप एक सीरीज़ है चाचा विधायक। तो आपके भी परिवारजन हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं शायद, मैंने जहाँ तक सुना है, देखा है। एक बार एक केस मैंने देखा था कि आपके परिवार से कोई है, हर्ष फायरिंग करते हुए उनका नाम आता है, हथियार लहराते हैं वो, लेकिन उन पे केस भी होता है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ऐसा कहा जाता है कि चाचा विधायक है, कोतवाली भी इनकी, सब कुछ इनका, पुलिस महकमा इनका, उन पे कार्रवाई क्यों होगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, एंड आई लाइक टफ क्वेश्चंस। जो जनता के मन के सवाल हैं वो सामने आने चाहिए कि आपकी राय क्या है। देखिए, जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कोई रैली होती है या कोई स्वागत होता है, तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में एक अजीब सा उत्साह होता है। हम बम पटाखे भी चलते हैं, और वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो वो असली हर्ष फायरिंग नहीं थी, वो आजकल एयर गन होती हैं, उनकी आवाज़ भी ऐसी निकलती है। अब हथियार लेकर आप रैली में कहाँ जाओगे, आप बताइए, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो वो अब आवाज़ निकालने के लिए कोई आवाज़ बम से निकाल रहा है, कोई वैसे निकाल रहा है, कोई उससे निकाल रहा है, वो एयर गन से। तो वो बातें थी, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, जो विच इज़ वेरी राइट, क्योंकि वो हमारे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अगर ऐसा होता तो मुकदमा ही दर्ज क्यों होता, है कि नहीं? तो मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी जाँच अब चल रही है, और जो तथ्य हैं वो पुलिस के सामने हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं है कि चच्चा विधायक है तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो बिल्कुल ये बात मानते हैं कि न्याय या उपदेश जो है देने से पहले हम पहले अपने आप को तो देखें, तो तभी जाके वो चीज़ हो पाती है। तो अब देयर इज नथिंग लाइक दैट।
सर आज ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम जो हैं या अल्पसंख्यक जो हैं कांग्रेस के एक समर्पित वोटर्स हैं, और आपने भी कहा था कि 99% मुस्लिम जो कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, फिर भी उन काम नहीं होते। तो क्या ऐसा माना जाए कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम्स को, एक अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक मानती है? मैं इसको कांग्रेस नहीं कहूँगा, पर मैं इसको कहूँगा कि कुछ डिसीजन मेकर जो पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस तो एक विचारधारा है। ठीक है। और ये विचारधारा है कि इसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इसने कोशिश किया है कि इन देश के सारे मोतियों को एक धागे में पिरो के रखे। कोशिश की है कि संविधान की जो हमारी मूल भावनाएं हैं वो उस देश में चलें। उसमें सबको अधिकार है अपने धर्म का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी खुशी का, सब तरीके का। तो कांग्रेस एक विचारधारा है। लेकिन कई बार जो है पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मानसिकता कांग्रेस के जरिए सिस्टम पे थोपते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें कोई राय नहीं है। आप जहाँ पर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पे जो मुस्लिम समुदाय है उसने सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं, और सिर्फ और सभी जगह। तो अब जो आदमी, जिसका वोटर होता है, आदमी उससे उम्मीद भी करता है कि सब मैंने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है तो मेरे वेलफेयर के लिए कोई काम हो तो वो आप दें। और अफसोस की बात है कि वो जो ड्यू मिलना चाहिए सभी वर्गों के बराबर, वो नहीं मिल पाता। तो आप उठाते हैं इन मुद्दों को कहीं ना कहीं? बिल्कुल, हम जो पार्टी प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर जो हमारा फीडबैक होता है हम उस पर अपनी बातों को रखते हैं। बिकॉज एज ए MLA यू आर पब्लिक्स एडवोकेट एंड यू बीन चूजन बाय पब्लिक ने आपको बना के भेजा है। अब नॉमिनेट नहीं हो पार्टी से, तो आपका परम कर्तव्य और धर्म है कि आप जनता की भावनाओं को आप सही वक्त पे सही आदमी के साथ में रखें। अब डिसीजन मेकर तो आप है नहीं, तो डिसीजन मेकर्स की जिम्मेदारी है कि वो उन भावनाओं को समझे। अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो कब तक करोगे? एक वक्त आएगा जब वो आपको नज़रअंदाज कर देंगे। ऐसा हुआ है जहाँ जहाँ वो नज़रअंदाज हुए हैं, जब उनका वक्त आया तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो और जगह हो। बिल्कुल ठीक बात। सर महिलाओं की स्थिति पूर्व में अपन देखें तो बहुत दयनीय थी, अब धीरे धीरे उनमें सुधार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो जो सुधार होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है। सर क्या कमी मानते हैं और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, कैसे क्या ये संभव होगा? अवेयरनेस, सबसे बड़ी जो कमी है, मैं मुस्लिम समाज की बात करूं और उसके बाद मैं स्पेशल महिलाओं की बात करूं तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है। अभी मेल्स में ही इतना अवेयरनेस नहीं है तो फीमेल तक तो बात जानी और डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो एजुकेशन धीरे धीरे जहाँ जहाँ आ रही है तो वहाँ आपने देखा वहाँ बहुत अच्छा बदलाव भी हुआ है। हम शहरों की बात करें तो आप समझते हैं कि देखो शहरों की महिलाएं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी अभी हो, वो काफ़ी अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके। वो आपको दफ्तर में पानी का, बिजली का बिल भरती भी नज़र आ जाएंगी, वो आपको कहीं कंप्लेंट रजिस्टर कराती भी नज़र आ जाएंगी, वो अस्पताल अपने आप जाके अपना उपचार भी करा पाती हैं। तो वो क्योंकि उन्हें जागरूकता मिली है। और रूरल एरियाज़ में वो अवेयरनेस नहीं है, इसकी कमी है। इसमें अवेयरनेस में जिम्मेदारी बनती है हम जैसे समाज सेवियों की भी, राजनेताओं की भी, और जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जॉब्स में हैं या फिर जो और किसी काम में हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि धीरे धीरे वो जागरूकता लोगों में लेके आएँ और जो हिचकिचाहट है चीज़ों के प्रति वो दूर हो। सर आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, ना आप मेरे को मार रहे ना मैं आपको मार रहा। अधिकतर अपन ग्रामीण लेवल पे, लोकल लेवल पे अपन देखें तो अधिकतर ऐसा होता है हिंदू मुस्लिम साथ बैठते हैं। लेकिन सर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान सिख से लड़वाती हैं इनको। सर आपको एक राजनेता के तौर से मैं पूछूं तो क्या वजह मानते हैं इसकी, क्यों लोग उनके झांसे में आके लड़ते हैं, या इस धर्म की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं बहुत अच्छा सवाल भाई आपने पूछा बारिक जी। ये जो चीज़ पैदा हुई है ना, ये राजनेताओं ने की है, ये जनता ने नहीं करी। पहली बात तो इसका सबसे बड़ा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज है और सारी देश की पार्टियां इसमें लिप्त हैं कहीं ना कहीं, कोई कम कोई ज़्यादा। इसका ये बीज ही राजनीति ने बोए हैं जनता के दिलों के अंदर। हम देखते हैं हमारे कस्बे में आसपास किसी भी परिवार की अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत दिल से उस दुख में शरीक होते हैं। शादियां होती हैं तो दिल से उस शादी में शरीक होते हैं, सारे इंतजाम संभालते हैं, चाहे वो बारात को खिलाना हो, चाहे वो विदा करना हो, चाहे टेंट लगाना हो, हर काम में दिल से लगते हैं क्योंकि भाईचारा है, अपनापन है। सिर्फ अलग अलग वैल्यूज़ तो हमारी पसंद नापसंद भी है। हमारे कपड़ों में हमारी सोच दो भाइयों की अलग हो सकती है, तो वो अलग बात है, कोई किस धर्म को पालन कर रहा है, कोई किस धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए अब ऐसे ऐसे ग्रुप्स बने, लोग बने, संगठन बने और उन्होंने धीरे धीरे वो बीज बोना चालू करे और उसका जहर कहीं ना कहीं फैलता गया क्योंकि जनता सीधी ही है, जनता तो भोली है। ये तो हमेशा विश्वास करती आई है, मैं नेता बन गया, मुझे बड़ा पद मिल गया, मैं जाके आज कुछ भी बोलूँगा मेरी जनता वहाँ विश्वास करेगी मुझ पर।
क्योंकि उन्होंने मुझे माना है, मुझ में एक आइडियल देखा है, तो उसका उनका विश्वास तो मैंने तोड़ा है झूठ बोल के उनसे, उनका विश्वास तो मैंने तोड़ा है उनको गलत रास्ते पे ले जाके। तो कहीं ना कहीं ये बीज बहुत दिन से बोए जा रहे हैं, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज वाकई में हम लोग बहुत बुरी स्थिति पर हैं। रास्ते में कोई आदमी एक्सीडेंट होकर गिर गया, अब बहुत कम लोग रुकते हैं मदद करने के लिए। हाँ, तो हमारी संवेदनशीलता, हमारा दिल तो मर ही चुका है ना धीरे धीरे। एक भीड़ एक आदमी को मार रही है, 4 आदमी फोन बना के लेके वीडियो बना रहे हैं, पर वो ये नहीं कहते कि यार हम बचाएंगे, मैं बचाऊंगा ना इसको, यार भाई क्यों मार रहे हो, बात तो करो। सही बात। पर आज ऐसे बात नहीं, ऐसे लोग कोई नहीं करेगा। अगर 4 लड़के मार रहे हैं तो लोग वीडियो बनाने वाले 25 खड़े हैं। लेकिन अभी हमने दिल्ली में वीडियो देखा, एक पुलिस वाले को एक लड़का चाकू मार रहा था, शायद वो मीणा था, पुलिस वाला था, एक दिन दिल्ली का कोई वीडियो था। एक ही लड़का एक उस पुलिस वाला से बेचारा अपना संघर्ष कर रहा है और उसको चाकू मार रहा है उसको, और वो बेचारा वो पुलिस वाला मर भी गया, और वहाँ 20 लोग खड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो इंसान के प्रति इंसान की संवेदनशीलता, जो मोहब्बत, जो एक लगाव था दिल से दिल का ना, वो कनेक्ट टूटा है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोग जो है कि अगर कोई बुरा होता है किसी के साथ तो वी डोंट नॉट रिएक्ट मच, हो गया होगा ठीक है, वी जस्ट थिंक लाइक इट्स एवरीडे जॉब। तो ये बहुत, तो इंसानियत कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। जो इंसान की जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, वो मर रही है धीरे धीरे। और आज के वक्त में इसको बहुत ज़रूरत है, ये हम सब की ज़रूरत है। ऊपर से ये फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन जो नकली ज्ञान बनने चला है ना। पारिक ने अली को थप्पड़ मारा, एक मुस्लिम समुदाय के लोग ने एक हिंदू को मारा, ये जो हेडलाइंस भी हम लोग ऐसी देने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देने का जो मीडियम है, अब वो भी उसी पैटर्न पे आ गया, नेताओं वाले पैटर्न पे कि यार मैं अपना इम्पैक्ट कैसे छोड़ूं, या लोग मुझे क्यों कैच करें बाकी 20 में से। तो धीरे धीरे सभी फिर उसी माहौल में झड़ते जा रहे हैं। तो उससे इंसानियत मर रही है धीरे धीरे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने कि हम कैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं कल, किस प्रांगण में, किस हालातों में अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं था मेरे टाइम, जब हम बच्चे थे तो ऐसा नहीं था। आपने भी शायद बहुत कम महसूस किया होगा, पर आपने भी महसूस किया होगा कि आपके बचपन से, जब से आपसे होश संभाला और आज तक चीज़ें पहले से बेकार हुई हैं। बदल रही है। अब समझते हैं कि आने वाली जनरेशन हमारी कैसे कॉप अप करेगी इन चीज़ों को ना। स्कूल के अंदर अभी ये सिखाया जाता है कि साहब चीज़ें ये हैं, धर्म की बातें स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगी, पहले ऐसा नहीं था। हम रामलीलाएं होती थी, हम इतने इतने से बच्चे थे और हम दरी लेके जाते थे कि, और पहले जाके बैठ जाते थे कि अच्छा स्पोर्ट हमें मिले। We used to enjoy like anything। लेकिन अब वो माहौल नहीं है। अब शायद कोई आदमी जाएगा भी तो किसी ग्रुप को लगेगा कि यार इसका कुछ बदलगढ़ बनाया जाए। एक अलग समुदाय का आदमी डांडिया करते पकड़ा गया और उसको आईडी चेक करी, तो एक अलग एजेंडा चल गए। तो वो जो हमारा इंसानियत का, अपनेपन का, भारतीयता का जो एजेंडा था, वो जो एक चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं हम सब ने मारी है मिलके। इसमें सबका दोष है, किसी एक की बात कहने की जरूरत नहीं है। पर आने वाले वक्त में जो यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती थी। जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी पूरी दुनिया में, वो इसी बात से थी, इस बात से है आज भी। पर धीरे धीरे कहीं हम उसी को मार रहे हैं। तो आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बुरा दौर है ये। नहीं सर, आप मुस्लिम, मैं हिंदू, ना आपके कोई सींग है ना मेरे सींग है। लेकिन जब आप कट्टर हो गए या मैं कट्टर हो गया, मेरे भी सींग निकलेंगे, आपके भी। अपन दोनों लड़ रहे हैं उनसे। सर, जो लोग आज कट्टर बने हुए हैं अपने धर्म को मान के, उनको क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी कुछ दिन पहले करौली में एक दंगा सा शहर में हो गया था। एक यात्रा निकल रही थी, फिर किसी ने उस पर जो है उसको रोका या फिर उस पर पत्थर मारे, फिर वो हंगामा हुआ। वहाँ पे शायद जान भी शायद चली गई, अब नॉट 100% श्योर, बट दुकानें भी चलाई जाती हैं। तो कुछ लोग कहने साहब ये पुलिस का फेलियर था, पहले क्यों नहीं बताया। और कुछ ने कहा साहब कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर रहा होगा। पर सेम टाइम पे क्या उन समाज के जिम्मेदार लोगों का फेलियर नहीं है? उनके बच्चे रोज़ सुबह शाम पहले भी एक साथ खेलते थे, कूदते थे, और बाद में आज भी साथ एक साथ बैठ रहे, खेल रहे, कूद रहे, हम लोग सामान ले रहे, दे रहे हैं। पर वो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए क्या हो गया था कि हम आमने सामने हो गए, एक दूसरे को अपना को दुश्मन देखने लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम अपने परिवार की बात करें, हम अपने परिवार को अच्छे संस्कार दें कि भाई तुम्हें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, तुम्हारे लिए सब बराबर है, सब लोग अच्छे हैं। ये कुछ लोग तुम्हें जो बहकाते हैं, ये बातें करते हैं, इनसे तुम बड़े। तो अपना असेसमेंट देखो। आप देखिए भाई, मदरसों में आतंकवाद फैलाया जाता है। मदरसे तो सन 47 से चल रहे हैं, पहले से है कि नहीं। आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी मदरसों से दी है। मौलाना आज़ाद वो जो थे, हमने हिंदुस्तान के पहला शिक्षा मंत्री, वो एक आलिम थे, वो मदरसे से थे। तो वो एक अलग सिस्टम है, उसको आप दुष्प्रचार मत करिए। हो सकता है एक आदमी करता हो, अब आई एम नॉट टेकिंग 100% गारंटी, लेकिन एक आदमी को आप टैग करके पूरे आदमी को आप बदनाम ना करें, लेकिन यहाँ तो इसी तरीके से तो ये जहाँ कमी है उस कमी को सुधारें हम लोग। और अपने आसपास देखें, आप ऐसे कितने मुसलमानों को जानते हैं जिनकी 2 बीवियाँ हैं?
बिल्कुल नहीं है मेरी नजर एक आध कोई मिल भी जाएगा आपको। हाँ, बिल्कुल। पर नरेटिव इज दैट कि वो मुस्लिम है, 4 बेटियां 40 बच्चे। हाँ, ये नैरेटिव है बिल्कुल। दिस इज ए नरेटिव। नाउ अगर आप अनुपात देखें महिलाओं का मुस्लिम के अंदर, तो नंबर ऑफ वुमेन आर द सेम, राइट। 1000 पे 900 होंगी फॉर एग्जांपल, तो 900 ही तो हैं। अगर वो 4000 नहीं है, सही बात है। 1000 में 4000 महिलाएं होती तो आप बढ़ सकती थी ना। तो नंबर ऑफ वॉम्ब, कोक, दैट्स द सेम एज पर अदर कोक। हो सकता है उससे ज्यादा हो जाते हो, इवन एक अगर आदमी 4 से भी शादी कर रहा है ना, तो इट डजंट मेक दैट कि इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग, राइट। सो सी दिस आर नरेटिव्स। और अभी मुझे आश्चर्य ये होता है जब बहुत से पढ़े लिखे लोग भी जो है इन नरेटिव्स में आके जो सेट किए जाते हैं, उसी मतलब पढ़े लिखे लोग भी ये बातें करने लगे। अनपढ़ आदमी को आप कैसे 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 बेका दो। तो आपने अपने अपने यार दोस्तों में एनवायरमेंट में नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी, मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसकी, कुछ आदमी 1-2 आदमी हैं, चलो इससे ज्यादा भी 2 बीवी भी जिनके हैं, पर कोई 3 वाला भी नहीं मिला, 4 वाला भी कभी मिला ही नहीं जिंदगी में। पर नरेटिव इज लाइक दैट, है ना। अच्छा, बच्चों की बात करें तो देखिए हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एक अलग माहौल में रहते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कुछ लोग अवेयर हैं। अब आप शहरों की बात करिए, शहरों में आपको मुस्लिम्स के बहुत कम बच्चे मिलेंगे, 1 या 2। हाँ, बिल्कुल सही। और गांव में भी ज्यादा। अच्छा, गांव में अदर कम्युनिटीज के बच्चे भी आपको ज्यादा मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल है, सब में होता है। सब में होता है। बट दिस इज अवेयरनेस प्रॉब्लम, राइट। इसको आप लॉ से नहीं रोक सकते। बहुत से लोग कहते हैं साहब वो बिल लेके आओ। एक आदिवासी गांव के अंदर बैठा बच्चा आदमी, उसको आप क्या लॉ समझाओगे? बिल्कुल शिक्षा दोनों तो अवेयरनेस इज द ओनली की विच कैन मेक डिफरेंस, राइट। बहुत से लोग जब कहते हैं वो मनोज तिवारी जी जो है बीजेपी के, वो उनके अपने अभी शादी करी है, उनके अपने अभी भी बच्चे हो रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि यार ये कम हो गया, तो ठीक है, बिकॉज वो अवेयर नहीं थे पहले। बस यही डिफरेंस है। आप लोग आज अवेयर करिए, तो हम कमी सरकारों की रही, कमी एडमिनिस्ट्रेशन की रही। हम हजारों करोड़ों रुपए अखबारों पे खर्च कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आम आदमी तक वो बात नहीं पहुंचा रहे कि अपने परिवार को आप नियंत्रित रखोगे, अपने रिसोर्सेज को अच्छे यूज कर पाओगे, उन्हें अच्छा जीवन दे पाओगे। सर, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं लंबे समय तक, अभी भी जाते आते रहते होंगे। सर, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अपन कंपैरिजन करें तो क्या राजनीतिक तौर से या फिर विकास में कहीं ना कहीं क्या तुलना की जा सकती है? राजनीतिक तौर पे मैं बात करूं तो वहाँ जो राजनेता हैं वो सिर्फ काम के लिए चुने जाते हैं, और काम के अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। और वो हीरो या वो सेलिब्रिटी नहीं होते। जैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक नौकरी करते हैं एज ए इंस्पेक्टर, एज ए SDM, ऐसे ही वो एक जॉब उसको दी गई है, और वो अपनी जॉब आराम से करता है। वहाँ भीड़ ही नहीं लगती, और वहाँ क्योंकि एक सिस्टम है कि आम जनता के काम रूल नॉर्मल आराम से होते हैं, तो स्ट्रीमलाइन है चीज़ें जो है ना। लोग भी अवेयर है अपने कामों के लिए, और करप्शन किसी बात का नहीं है। जनता को अपने राइट्स पता है, तो अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक के लिए अच्छी होती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब शुरू में आया, तो मुझे लगता कि वहाँ तो इतने वेलफेयर हैं, ये होता है वो होता है, फ्री एजुकेशन दिस। तो वहाँ से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे यहाँ पर अच्छी हैं, पर कहीं ना कहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन मेरे आपके द्वारा होता है, तो कहीं ना कहीं लोकल जो इश्यूज़ होते हैं और हमारी नीयत जो है वो उनको सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। इस वजह से एंड यूज़र को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो उनका नहीं मिल पाता। तो वक्त लगेगा बहुत अभी ज़्यादा। भाई इसके लिए कॉन्स्टेंट पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमारे पास है। सर, प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो उस समय आप बसपा से आए थे, सरकार को मजबूत किया था, कांग्रेस की सरकार बनी तो शायद ये सोच के किया होगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं होगा या फिर विकास होगा। लेकिन अभी प्रदेश में क्या देखा जा रहा है, कानून व्यवस्था लचर है बिल्कुल, पेपर दिन ब दिन लीक पे लीक हो जा रही हैं, युवाओं के साथ कुठारघात हो रहा है, विधायक हैं उनके परिजन कहीं ना कहीं अपराधों में इन्वॉल्व है, किसी भी हत्या का चार्जेस है, कोई अभियन को पीट रहा है, और पायलट साहब गहलोत साहब की लड़ाई चल रही है। तो सर, सारे मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में क्या जनता कहीं ना कहीं ऐसा लग रही है कि ठगी जा रही है? देखिए, सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस ऐसी बनी है प्रदेश में कई बार कि जो उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं थी, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग नेता जिम्मेदार थे। प्रदेश में सरकार बनी, हम बसपा से जीते, कांग्रेस से भी आए, और वो इस वक्त इसीलिए था क्योंकि एक चुनाव हुआ, एक मैंडेट जनता ने दिया, तो वो मैंडेट मजबूत रहे, कोई इसको हिलाए नहीं। एक पूरा मौका 5 साल का मिले जनता को और काम कर। तो और सरकार ने अच्छे काम भी किए। OPS जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छा लाभ पूरी एक एंड यूज़र को मिला है। चिरंजीवी योजना वाकई में बहुत खूबसूरत योजना है, और एक एंड यूज़र को बहुत अच्छा इसका लाभ मिल भी रहा है। तो सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने बहुत कोशिश की है कि जो सुझाव अच्छे आए वो किए जाए। संविदा कर्मियों की हम बात करें तो संविदा कर्मी का नियमन हुआ है, कुछ कमियाँ हैं जो चल रही हैं, पूरी हो जाएंगी। इस बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिनमें सरकार और बेहतर कर सकती थी।
पर सरकार प्रयास तो कर ही रही है। अब कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था भी यही है कि देखिए, पुलिस एडवांस में कोई क्राइम को नहीं रोक सकती, ये बात आप भी समझते हैं, क्योंकि नेचर में है लोगों के, है क्राइम अमेरिका में भी हो रहे हैं, क्राइम सभी जगह होते हैं। पर क्राइम होने के बाद गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, दैट व्हाट्स डिपेंड्स मोस्ट। तो जहाँ जहाँ तक जो क्राइम हुए, मुझे लगता है बड़े हीनस क्राइम भी हुए, लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, उससे सरकार की ये नीयत साफ नज़र आती है कि इनको कवर अप करने का मकसद नहीं है, मकसद एक्सेप्ट करने का और कार्रवाई करने का है। चाहे अभी ये पेपर लीक वाला मामला हुआ, अब उनके कोचिंग संस्थानों पे जो कार्रवाई हुई है, तो अब से पहले क्या होता था कि कार्रवाई नहीं होती थी, बातें करके छोड़ दिया जाता था। तो कार्रवाई तो देखिए हो रही है, पर ये जो इश्यूज़ हैं ये एक बहुत ओवरऑल इश्यूज़ हैं, एक कैंसर की बीमारी की तरह सिस्टम में है। पूरे प्रदेश में ही पेपर भी लीक हो रहे हैं जहाँ जहाँ करते हैं। तो जो माफिया हैं, जो लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं सिस्टम को ब्रेक करने की, और सिस्टम भी पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। तो जहाँ लीक पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको सही से आइडेंटिफाई करके उन पे और बेहतर काम करें तो ये चीज़ सुधर सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार प्रोग्रेसिव है, कर तो रही है कोशिश। आपने कहा सरकार प्रोग्रेसिव है या जो अपराध और उनको कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपके विधायक किसी आईएन या जेईएन उनके साथ मारपीट करते हैं और एक्सरे में पता चलता है कि 26 से 21 हड्डियां तोड़ी गई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम ये इसमें हड्डियां 6 तोड़ी गई हैं। तो मुख्यमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि 6 हड्डियां तोड़ी गई? हड्डी उनको क्या अधिकार है विधायक को कि उनके हाथ भी वो लगा रहे हैं? क्यों उनको? देखिए, वो भी अभी जांच का विषय है कि विधायक जी वहाँ थे या नहीं थे। वो कि जैसे विधायक जी से उनसे मेरी भी पर्सनल में जान, तो वो मेरा ये मानना है, उनका भी ये कहना है कि वो वहाँ पे नहीं थे। कुछ लोगों ने राजनीतिक कुछ झगड़ा वहाँ पे हुआ, निश्चित तौर पे झगड़ा हुआ, और कुछ लोगों ने इसका राजनीतिक मुद्दा और इसको मुद्दे को राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उनको बीच में घसीटा, ऐसे लोगों को वहाँ गवाह बनाया जो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। तो एक कंट्रोवर्सीज भी होती है। देखो, जब पॉलिटिकल आदमी होगा तो उसके साथ कंट्रोवर्सी भी साथ में आएंगी। उसके विपक्ष के जो लोग होंगे वो हमेशा इस उम्मीद में रहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा मौका मिले कि हम इन्हें ठिकाने लगाएं, तो कई ऐसी चीज़ भी आ जाती है। अब मुख्यमंत्री जी का जो बयान था, जैसी बातें, अब वो किस असेसमेंट पे था, वो क्या रिपोर्ट्स उनके पास थी, क्योंकि अब आप सब समझ सकते हैं, चाहे कोई जो इतने बड़े पद पे होते हैं, कई बार हो सकता है कोई ब्रीफिंग में कोई कमी रही हो, या फिर कुछ फैक्ट्स पहले सामने आते हैं, कुछ बाद में भी सामने आते हैं। तो कई बार वो होता कि वो जो व्यक्ति थे वो कब दिया गया और किस संदर्भ में दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ उनसे मिलने गए अस्पताल में, और शायद 2 बार गए जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो जब वो जांच हुई, जो वो विधायक साथी उसमें जो उसमें आरोपित थे, जिन पे आरोप लगा था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि भाई चाहे वो कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस है। अभी आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े अधिकारी जो पहले IAS और IPS तक भी के खिलाफ भी SCD ने कार्रवाई, क्योंकि SCD भी तो प्रदेश सरकार के अंदर ही है। अगर सरकार इनके लिए संवेदनशील नहीं होती तो वो एजेंसियाँ क्यों काम करती हैं? और आज भी एजेंसियाँ अच्छा काम कर रही हैं, जो कहीं जहाँ भी लोग मिल रहे हैं उनको। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार पहले ऐसे नहीं लोग पकड़े जाते थे, आज सामने आ रहे हैं। ये एक दिन चालू नहीं हुआ, ये चीज़ें तो बहुत पहले से बहुत पहले से बीमार है, हम सब समझते हैं। पर एटलीस्ट आज कार्रवाई तो हो रही है, और कार्रवाई ही तो एक ऑप्शन है। और तो सरकार अभी एडवांस में तो आप किसी का माइंडसेट चेंज कर नहीं सकते, सरकार कोशिश कर रही है। सर, आप युवा हैं, ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, इंडिया, बहुत कुछ आपने देखा सीखा, तो युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? मैं आज के यूथ के लिए तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने कैपेसिटी को समझिए और इस्तेमाल मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ग्रुप्स के द्वारा, भीड़ के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो अब असेसमेंट कीजिए, आप पढ़े लिखें, कौन आदमी क्या बात कहता है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, उसकी वो किस पर्पस से बात कह रहा है, तो आप समझें और पढ़ें। अब आज के यूथ ने पढ़ना छोड़ दिया है, हम अखबार भी नहीं पढ़ते हैं और हम किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। जो हमने BA करी है अगर, तो 4 सब्जेक्ट की किताबें तो पढ़ ली होंगी पेपर पास करने के लिए, उसके अलावा अब हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान इंसान को कहाँ से मिलता है? जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं ना। अब गांधी को पढ़ें, अब नेहरू को पढ़ें, सावरकर को भी पढ़ें, क्योंकि कहना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई क्या है, वो लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने क्या क्या कहा है, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, इस देश में किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा है। शशि थरूर साहब अभी कुछ दिन, एक ऑस्ट्रेलिया का, उनका भी कल परसों एक वीडियो देख रहा था। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उस वक्त हम लोग ग्लोबल GDP का 25-27% हमारा भारत कंट्रीब्यूट करता था, और अंग्रेज हमें जब छोड़ के गए तो हम लोग 1-2% में छोड़ के गए।
बिल्कुल सही बात। लेकिन आज अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक आदमी एक बात नहीं बोलता। सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली हमें कमजोर जो किया है वो ब्रिटिश ने किया है। उनकी वर्ल्ड वॉर 1-2 हमने लड़ी, उनको खाने हमने दिए, हजारों हमारे शहीद हुए। उनके जो वर्ल्ड वॉर में कुत्ते बिल्ली शहीद हुए उनके स्टैचूज हैं, पर आज तक अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया कि हमारे इतने सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर बन के लड़े और शहीद हुए हमारी वॉर्स के अंदर। बिल्कुल सही बात। और फिर अब बात थोड़ी सी डायरेक्ट मुगलों की। ठीक है, उन्होंने जो गलत किया होगा उन्होंने भुगता, लेकिन अपन नरेटिव अब तो वही बात है कि अपना ज्ञान तो लें कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि नहीं। मुगल यहाँ लुटेरे बन गए थे, पर वो लूट के कहाँ लेके गए? सब हिंदुस्तान में रह गए। बहादुर शाह जफर जो है आखिरी राजा शहजादा था, उसने कंप्रोमाइज किया होता है, उसके बेटों की गर्दनें काट के उसके सामने रखी गई अंग्रेजों ने, है कि नहीं। और बहुत से राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के साथ गुलामी करी, तो वो देशभक्त हो गए। और जो टीपू सुल्तान ने जंग लड़ते अपनी जान गंवा दी, वो देशद्रोही आज हो गया। क्यों? ये ऐसा नहीं है। आप पढ़ें, अपना असेसमेंट लें, ज्ञान लें, महापुरुषों की किताबें पढ़ें, जीवनी लोगों की पढ़ें, क्योंकि रोजगार तो वैसे ही नहीं मिल पा रहा पूरे देश के अंदर, जो कम से कम तो अपना ज्ञान तो इंप्रूव करें, कम से कम जो है अखबार पढ़ें। हम अखबार नहीं पढ़ते कि हाँ, व्हाट्सएप पे 4 खबरें ग्रुपों में आती हैं, वो पढ़ के खुश हो जाते हैं। तो युवाओं के लिए तो मेरा यही है कि अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करें और ज्ञान लें, इस्तेमाल ना हो आप, और वो ये पूरे प्रदेश के लिए, सभी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने वाजिब अली जी से बात की, हमने कई मुद्दों पे बात की। इन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि युवा आज क्या हो रहा है कि अधिकतर भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। भीड़ हौसला तो देती है, लेकिन वो पहचान गायब हो जाती है भीड़ की आप में। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आज जो युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, बस आगे पीछे नेताओं के घूमते हैं, और भी है अपना एक कीमती समय जाया कर रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं लोगों के लिए भीड़ की तरह, एक तरह से। तो उनके लिए कहा, और भी प्रदेश के कई राजनीतिक मुद्दों पर हमने बात की। सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।